है दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा स्टेबिलिटी क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ इन मैजिक टिप्स। वहाँ पे आप सभी को दो ऐप देखने को मिलेगा। दोनों ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे स्टडी कर लेते हैं, तो आप अपने मैथ एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। हे दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगला पार्ट, जिसमें हम आपसे बताएंगे मैथ का ऐसे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन को दिखा देते हैं। जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम आज बता दिए थे कि कोई भी बिंदु अगर दोनों प्लस में हो तो समझ लीजिए कि ये प्रथम चतुर्थांश में है, पहले हो माइनस बाद में प्लस तो समझ लीजिए कि द्वितीय चतुर्थांश में है। दोनों बिंदु माइनस में रहता है तो समझ लेना है कि ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। कोई भी बिंदु पहले प्लस हो बाद में माइनस हो तो ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इस सूत्र के माध्यम से आप सभी को बताना है कि जो बिंदु है -3, +5 किस चतुर्थांश में होगा। आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 16 में कि बहुपद 4x² - 4x + 1 में मूलों का गुणनफल क्या होता है। दोस्तों, आपसे बता दें मूलों के गुणनफल को हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है C/A। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि C का मान यहाँ पे 1 है तो आपको 1 लिखना होगा, A का मान यहाँ पे 4 है तो आप 4 लिखेंगे। तो मूलों का गुणनफल 1/4 आने वाला है। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। ऑप्शन बी में मौजूद है 1/4, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे गुणनफल की जगह पे आपको मैट्रिक एग्जाम में योगफल दिया जाएगा, तो उसके लिए फार्मूला लिखना होगा अल्फ़ा + बीटा बराबर वह होता है -b/a। तो वैसे स्थिति में -b यानी माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाता, a का मान भी 4 होता, 4 से 4 कटा देते तो वैसे परिस्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 1 आता। फिलहाल हमसे यहाँ पे गुणनफल पूछा गया है तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल समांतर श्रेणी से लिया गया है कि AP का पहला पद A और सारवंतर D हो तो इनवा पदों का योग क्या होगा। आपसे बता दें कि इनवा पदों का योग का एक फार्मूला होता है जिसे हम लोग SN का फार्मूला बोलते हैं। वह होता है n/2 × 2a + n-1 गुने D होता है। तो यही फार्मूला आप सभी को खोजना है कि n/2 2a + n-1 गुने D कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन डी को देखें तो n/2 × 2a + n-1 गुने D दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि 1/√3 किसके बराबर है। चलिए बारी बारी से ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया sin 30 डिग्री। आप सभी को बता दें sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/√3 1/2 के बराबर होगा तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लीजिए, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 1/√3 के बराबर होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप। 1/√3 बराबर क्या होगा तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों से बता दें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 3πr² होता है, और यहाँ पे हम बात करते हैं गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में तो 4πr² होता है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 20 में कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे अगर √2 को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, cos थीटा बराबर 1 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो √2 है वो मल्टीप्लिकेशन यानी गुना में है, बराबर के उधर जाने पर मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल उधर जाकर डिवाइड में हो जाता है, तो √2 यहाँ पे गुना में था तो बराबर की इधर आकर ये √2 भाग में हो जाएगा। अब आपको ये याद करना होगा कि कॉस में कितने डिग्री का मान 1/√2 होते हैं। तो दोस्तों आपसे बता दें कॉस ही हो या साइन हो
प्रत्येक स्थिति में जो 45 डिग्री का मान होता है कॉस में भी और साइन में भी वह होता है 1/√2। तो क्वेश्चन का सही जवाब हमें 45 डिग्री खोजना होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में मौजूद है 45 डिग्री, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 में कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) में दिया गया है x² - 3x + 5 के मूल हों तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। है दोस्तों, तो ऐसे सवाल को हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले जो 1/α + 1/बीटा दिया गया है तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/α और यहाँ पे लिखेंगे 1/बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का हम लोग बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ऊपर क्या होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। आपसे बता दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का एक फार्मूला होता है, वह होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी एक फार्मूला होता है, वह होता है c/a। तो a से a को हम लोग कटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो ऊपर हमें प्राप्त होगा -b और नीचे प्राप्त होगा c। तो -b/c हमें प्राप्त हुआ 1/α + 1/बीटा को सॉल्व करने पे है दोस्तों। तो हमें प्राप्त हुआ है -b/c। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला में माइनस है तो हम लोग माइनस लिखेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए b का मान, तो b का मान भी है माइनस में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -cos -3 और यहाँ पे c का मान देख लीजिए 5 है तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे +3 हो जाएगा और भागा में कितना है 5 है। तो क्वेश्चन का सही जवाब आने वाला होगा वो 3/5 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से दिखा देते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी को देखें तो 3/5 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल मोबाइल स्क्रीन पे दिया गया है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो मूल बराबर हैं तो द्विघात समीकरण का विभक्तर d का मान क्या होगा। तो d का जो मान होता है वो d = 0 होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि b² - 4ac = 0। चूँकि d बराबर होता है b² - 4ac बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं या d = 0 लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कुछ 23 में कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4, -3, -4 की कोटि का मान क्या होगा। कई बार मैट्रिक एग्जाम में कोटि की जगह पे भुज पूछा जाता है, कभी कभी कोटि पूछा जाता है। तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि x को हम लोग कहते हैं भुज, ठीक है, x को हम लोग भुज कहते हैं और y को हम लोग कहते हैं कोटि। तो जब भी आपसे कोटि पूछा जाएगा तो समझ दिया गया कि 3, -4 तो पहले वाला होता है x और दूसरा वाला होता है y। तो आपसे भुज पूछा जाएगा तो पहला वाला आंसर, कोटि पूछा जाएगा तो दूसरा वाला आंसर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे कोटि पूछा गया है तो कोटि का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब आने वाला होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा -4 है दोस्तों। अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 में यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। दोस्तों आप सभी को मालूम हुआ कि घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि घनाभ के आयतन के बारे में कि आखिर भाई साहब घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन तो आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम हुआ कि वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने एच होता है, यानी l गुने b गुने एच, जिसे हम लोग बोल सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को देख लीजिए, LBH दिया जा चुका है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में आपसे आयतन ना पूछकर विकर्ण पूछा जाता ना तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होता, √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगर इसी क्वेश्चन में आयतन की जगह पे आपसे कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाता ना घनाभ का तो वैसे परिस्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 2 × LB + LH + BH हो जाता, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता। फिलहाल हमसे इसमें आयतन पूछा गया है तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई अर्थात LBH। उसके बाद में क्वेश्चन 25 में दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B = 90 डिग्री है, कोण A = 40 डिग्री है, तो कोण C का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, आपको एक कोण का मान 90 डिग्री दिया गया, ठीक है, दूसरे कोण का मान कितना डिग्री दिया गया, 40 डिग्री दिया गया है। तो दोनों को ऐड कर लीजिए और 180 में से घटा लीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 90 में अगर आप 40 को ऐड करते हैं तो कितना होता है, 130 डिग्री होता है। अब आपको क्या करना होगा कि 180 में से 130 को माइनस करना होगा। दोस्तों 180 में से 130 को माइनस कीजिएगा, कितना डिग्री बचेगा, 50 डिग्री बचेगा।
तो कोण सी का जो मान आने वाला होगा, कोण सी का मान वो कितना डिग्री होगा, ऑप्शन डी होगा। हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, तो आप सभी को मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री, ये तो आपको मालूम होगा। तो कोण ए का मान यहाँ पे दिया गया 40 डिग्री, तो हम 40 डिग्री बैठा सकते हैं। कोण बी का भी मान दिया गया 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री बैठा सकते हैं। कोण सी का मान नहीं दिया गया तो छोड़ देंगे, 180 को हम 180 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि 90 में 40 को ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा, यहाँ पे कोण सी बचेगा बराबर 180 डिग्री। अगर हम यहाँ पे कोण सी बराबर 180 डिग्री लिखेंगे तो ये प्लस 130 है, बराबर को उधर जाकर माइनस 130 हो जाएगा। तो 180 में से 130 को घटाएंगे तो जाहिर सी बात है 50 डिग्री बचेगा, यानी कोण सी का जो मान आने वाला है ऑप्शन डी हो जाएगा 50 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 26 में कि tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जोड़ा लगाना होगा, वो भी 90-90 डिग्री का। तो tan 25 और tan 65 मिलकर 90 हो जाएगा, tan 20 और tan 70 मिलकर 90 हो जाएगा। तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि tan 25 डिग्री और इंटू लिखिएगा tan 65 डिग्री। तो ये इस प्रकार से 90 का एक जोड़ा बन गया है। दूसरा किसका जोड़ा बनाएंगे, tan 20 और tan 70 का। तो यहाँ पे tan 25 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि tan इंटू 90 में से 25 को घटा लीजिएगा, कितना बचेगा, 65 बचेगा। और यहाँ पे tan 65 को आप सेम टू सेम लिख देंगे, tan 65 का tan 65। उसी प्रकार से आप tan 20 को तोड़िएगा तो tan 70 आएगा। ठीक है, आज सभी कोटि पूरक का फॉर्मूला हम आपसे बताए थे कि tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 65 हो जाएगा। यहाँ पे tan 65 है, तो आज सभी को एक फार्मूला मालूम होगा कि वह होता है tan थीटा गुने cot थीटा बराबर में 1 होता है। तो tan थीटा गुने cot थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 27 में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया है यदि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा आर पी हो। ठीक है, तो कौन से कोण के बराबर होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से इसका देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि ए बी बटा पी क्यू, एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है जिसका नाम दिया गया ए बी सी। एक और त्रिभुज है इसमें जिसका नाम दिया गया पी क्यू आर। इसमें ए बी ये जो रेखा है ये पी क्यू के बराबर है। ठीक है, और बी सी वाला ये जो भुजा है ये आर पी के बराबर है। तो जब ये रेखा यानी ये दोनों भुजा आपस में जब बराबर है तो कोण बी कोण पी के बराबर होगा, यानी ये जो कोण है ये कोण के बराबर होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप, कोण बी बराबर कोण पी। उसके बाद में काफ़ी सिंपल सवाल है, क्वेश्चन 28 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। आज से बता दें कि वैसी संख्या जिसमें स्वयं और एक से भाग लगती हो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 10 को देख लीजिए, 10 में तो भाग लगती है 21 में भी भाग लगती है, लेकिन 11 एक ऐसी संख्या है जिस 20 में भाग लगाएंगे तो क्या 11 से लगेगा, नहीं तो 1 से लगेगा। तो 11 कौन सी संख्या है, तो 11 एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों, अगला जो सवाल है क्वेश्चन 29 में कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं आपको मैट्रिक एग्जाम में। तो यहाँ पे हालांकि ऑब्जेक्टिव में दे दिया गया, इसका मैं आप सभी को आसान तरीके बता देता हूँ कि दिया गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको ऊपर में दिया गया होगा कॉट स्क्वायर थीटा तो जाहिर सी बात है इसका आंसर भी कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। ऊपर अगर दे देता है कि टेन स्क्वायर थीटा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन का सही जवाब टेन स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अगर वहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा दिया रहता तो क्वेश्चन का सही जवाब टेन स्क्वायर थीटा हो जाता। अगला सवाल है कि यदि एक वृत्त का परिमाप को हम लोग परिधि बोलते हैं। परिधि वृत्त का क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो हमने क्या किया कि परिधि यानी परिमाप और वृत्त के क्षेत्रफल को बराबर कर दिए हैं। तो वृत्त की त्रिज्या यानी आर का मान क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर से यानी आर स्क्वायर का मतलब कि 2r होगा। तो 1r से 1r कटेगा तो अभी भी यहाँ पे 1r बचेगा। पाई से पाई हम लोग कटा देंगे तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा। तो त्रिज्या यानी आर का जो मान हमें प्राप्त हो गया है वो कितना प्राप्त हो गया है, 2 प्राप्त हो गया है। यानी त्रिज्या का जो मान आंसर आएगा वो कितना होगा, 2 मात्रक होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 31 में कि बिंदु ए में दिया गया है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है √x² प्लस y²। पहला वाला हो जाएगा x का मान, जैसे 2 दिया गया है तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद में y का मान यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर 3 9 हो जाएगा।
9 में 4 को जोड़ लीजिएगा तो 13 आएगा और 13 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब √13 हो जाएगा। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोस्तों मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।